So hi guys, welcome back to a brand new video. My name is Avikshit. You are watching MathX YouTube channel. So आज की इस वीडियो में हम पीरियोडिक टेबल को देखने वाले हैं, जो कि हम नॉर्मली डिवाइड करेंगे इसको दो पार्ट्स में, जो कि है पार्ट ए, जो कि आप अभी देखने वाले हैं, और इसमें हम कवर करने वाले हैं जो पीरियोडिक टेबल के जितने भी सारे हम हिस्ट्री बोल सकते हैं पीरियोडिक टेबल के। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालना, उसके बाद किसी भी एक एलिमेंट को अगर हम दे दें हमारे पास, तो इनका ग्रुप नंबर, पीरियोडिक नंबर और ब्लॉक कैसे निकाल सकते हैं वो भी देखेंगे। उसके बाद बहुत सारी डिटेल्स हम इसमें एनालाइज करने वाले हैं, और जो पार्ट बी आएगा उसमें हम जितनी भी सारे प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, उसके बाद आयनिक एटॉमिक रेडियाई, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज़ है जिनको हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो आज के पार्ट में हम नॉर्मली पहले हिस्ट्री से शुरू करेंगे। आपको कुछ भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, आराम से आप बैठिए, एक पेन पेपर लेकर सिर्फ मेरी बातें सुनिए। और मैं बोल सकता हूँ, अगर इस वाला वीडियो आप अच्छे से देख ले तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब वो एडवांस के या मेंस की या ओलंपियाड के भी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा पीरियोडिक टेबल में। तो देखिए, हमारे पास अभी के जो रिसेंट टाइम्स में टोटल हमारे पास 118 एलिमेंट्स टोटल डिस्कवर हुए हैं। तो ये अभी के लिए टोटल 118 एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं हमारे पास। तो हम क्या देख सकते हैं, हमारे पास सभी के सामने एक इमेजिनेशन में हम एक पीरियोडिक टेबल ऑलरेडी जानते हैं, जो कि देखने में कुछ ऐसा है। कुछ ऐसा हम देख सकते हैं जिसमें कुछ ऐसे लाइन जा रहा है, कुछ ऐसा भी जा रहा है, ऐसा भी जा रहा है, और यहाँ पर 118 लास्ट एलिमेंट है। तो ये जो पीरियोडिक टेबल है ना, ये बहुत ही रिफाइंड एक पीरियोडिक टेबल है। कारण इसके पहले बहुत सारे ऐसे पीरियोडिक टेबल आए हैं जो कि ड्राफ्ट्स में पड़े हुए थे, उनके डिस्कवरी के लिए भी एक पीरियोडिक टेबल की जो डिस्कवरी हुआ है, इन सभी के लिए उनके इंडिविजुअल डिस्कवरर को बहुत नोबेल प्राइज़, ऐसे बहुत सारे प्राइज़ दिया गया था। कारण उनके टाइम में वो चलता था। कारण सभी सब कुछ ही एक ट्रेंड के साथ चलता है। अगर ट्रेंड चला जाए तो वो ट्रेंड के पीछे वाला कभी भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल भी कुछ ऐसा है, ये बहुत ही रिफाइंड पीरियोडिक टेबल है। इसके आगे बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हमारे पास थे जो लास्ट में अप्लाई होते होते हम अभी इस पोजीशन में हैं, ठीक है भाई। तो देखिए, अगर हम हिस्ट्री की बात बोले, हम सब कुछ में हम हिस्ट्री देख सकते हैं। जैसे कि हम सामने एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी वीडियो लाएंगे, इसमें हम देखेंगे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर को भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर एक स्टेप बाय स्टेप इसको बनाया था। जैसे कि पहले महर्षि कणाद था, जो कि हमको परमाणु और अणु के बारे में बोला था। उसके बाद डेल्टन आए, ऐसे बहुत सारे आते गए, और लास्ट में जाकर शॉर्टिंजन में जाकर रुके। तो ऐसे पीरियोडिक टेबल का भी बहुत अच्छा एक इंट्रोडक्शन है। तो पहले हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल जो है ना, फिर हम इसको समझते हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल उनका क्या इतना ज़रूरी हो गया कि उन लोगों को एलिमेंट्स 20, 15 कुछ भी हो उनके टाइम में, अराउंड 18th 19th के सेंचुरी में मैं बोल रहा हूँ मैं, इतना क्या ज़रूरी हो गया था कि उनको एक अलग ही टेबल बनाना पड़ा इन सभी एलिमेंट्स के लिए। तो देखिए, वो लोग भी जानते थे कि उन लोगों के पास अगर 15 या 20 कुछ भी एलिमेंट है, वो आगे जाकर और भी एलिमेंट्स डिस्कवर होएंगे, ठीक है। तो उन डिस्कवर एलिमेंट को अगर हम एक पीरियोडिक सिस्टमेटिक वे में स्टडी करने चाहें तो हमें एक टेबल लगेगा, ठीक है। तो देखिए, और तो हम क्या बोल सकते हैं, द arrangement of all the known elements according to their properties in such a way, अगर हम बुकिश डेफिनेशन भी एक देखते, ऐसा कुछ आ जाएगा, the arrangement of all the known elements according to their properties
in such a way that the elements of similar properties are grouped together in a tabular format is known as periodic table। ठीक है, तो ऐसा हमारे पास डेफिनेशन आ जाएगा जो कि बहुत ही बुकिश डेफिनेशन है। अगर आपको ये पता नहीं चल रहा कि इसमें क्या बोला है, तो मैंने जो भी बोला है वही है। देखिए, हम जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन एलिमेंट हो गया, हीलियम एलिमेंट हो गया, आर्गन एलिमेंट हो गया, सोडियम एलिमेंट हो गया, तो इन सभी को हम एलिमेंट्स कहते हैं। और अगर आपको ये भी नहीं पता अभी तक कि एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड किसको कहते हैं, तो आप यूट्यूब में जाकर बहुत सारे ऐसे वीडियोस भरे भरे हैं जहाँ पर एलिमेंट्स और इन मतलब बेसिक जो डेफिनेशन मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वो पढ़ाएंगे, वो आप देखकर पहले तो उसके बाद ये वाला वीडियो देखना। ठीक है, देखिए, इन सभी चीज़ों को हम एलिमेंट्स कहते हैं, जिसको नॉर्मली हम प्योर सब्सटेंस में हम गिन सकते हैं, इनको प्योर सब्सटेंस में गिन सकते हैं। तो इन एलिमेंट्स के डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होते हैं, मतलब कोई भी एक एलिमेंट और एक के साथ मतलब सभी प्रॉपर्टी तो सेम कभी भी नहीं होंगे। कुछ कुछ प्रॉपर्टी के बेसिस में, मतलब कुछ कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि सिमिलर है कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स के लिए। उन पर्टिकुलर एलिमेंट्स को अगर हम एक के नीचे एक बैठा दें तो इनको हम कहते हैं ग्रुपिंग। ठीक है, और ऐसे ही बहुत सारे ग्रुप्स मिलकर हमको एक पीरियोडिक टेबल हमारे पास जनरेट करेगा। ठीक है, इतना तक क्लियर है सभी को? ठीक है, तो देखिए, पहला साइंटिस्ट एकदम फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने इसको क्लासिफिकेशन के लिए सोचा था, वो था हमारे पास हमारे लिवाइजर भैया। लिवाइजर क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो भैया लिवाइजर भैया आए हमारे पास। उन्होंने बोला कि हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई करेंगे। उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर दिया 4 ग्रुप्स में, मेटल्स, नॉन मेटल्स, गैसेस, अर्थ। ठीक है, ये 4 ग्रुप्स थे, मतलब एकदम बेसिक लेवल में हम जो बोल सकते हैं, कोई चिंता धारा नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ बैठे बोल दिए, कुछ ऐसा था इनकी हालत। कोई परिश्रम नहीं करेंगे, जस्ट बोल देंगे। तो ऐसा ही इन्होंने किया था, इन चारों में हम डिस्ट्रीब्यूट कर लिए थे। ठीक है, और इन्होंने पहले तो एक गलती किया था कि मेटलॉइड्स जो है, जो कि हम जानते हैं मेटलॉइड्स माने तो मेटल्स और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी दोनों कोई अगर एलिमेंट में होए तो दोनों हम इन एलिमेंट्स को मेटलॉइड्स कहते हैं। उन्होंने इसको पहले तो मतलब इंक्लूड नहीं किया था, ये पहला ड्रॉबैक हो गया। तो ये कोई काम का ठीक से नहीं है, हमारे पास कोई काम का नहीं है। तो जो नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आया था, वो साइंटिस्ट हमारे था डोबेनियर्स। ठीक है, डोबेनियर्स। ठीक है, उन्होंने एक क्लासिफिकेशन दिया जिनको हम कहते हैं डोबेनियर्स ट्रायड। तो ट्रायड बोले तो क्या, ट्रायड बोले तो हम समझ सकते हैं, ट्रायड बोले तो 3। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एलिमेंट्स लिए और एलिमेंट्स के कुछ वेट लिए, मतलब एलिमेंट 1 का वेट W1 है, एलिमेंट 2 का वेट W2 है, एलिमेंट 3 का वेट W3 है। तो उन्होंने क्या किया, इन तीनों एलिमेंट को एक ग्रुप में डाल दिया। और क्या बोला है उन्होंने बोला है एलिमेंट E2 जो है ना, एलिमेंट E2, उस E2 का जो वेट है वो इक्वल होगा एलिमेंट 1 का वेट प्लस एलिमेंट 2 का वेट बाई 2।
मतलब अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो एवरेज ऑफ W1 एंड W2 गिव्स अस द वेट ऑफ द एलिमेंट। मतलब मिडिल एलिमेंट का जो वेट है वो ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट का एवरेज होगा, ठीक है। तो ऐसे कर कर उन्होंने जो एक क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया था। तो मतलब उन्होंने उनका अगर क्लासिफिकेशन देखे तो कुछ ऐसा था कि क्लोरीन हो गया, कैल्शियम हो गया, लिथियम हो गया, ब्रोमीन हो गया, Sr हो गया, Na हो गया, I हो गया, Ba हो गया, K हो गया, ठीक है। उनका हम क्या देख सकते हैं, देखिए इसका जो वेट है वो 35.5, इसका 40, इसका 70, इसका 80.0, इसका 87.5, इसका 23, इसका 127, इसका 137, इसका 39, ठीक है। तो हम क्या देख सकते हैं कि मैंने क्या बोला था, इसका जो वेट है ये इन दोनों का ऐड कर कर अगर हम डिवाइड करें तो ये आएगा। तो देखते हैं आता है या नहीं, ठीक है। तो अगर हम इस वाले मतलब ना सॉरी ना सॉरी एक चीज़ गलत बोल दिया। तो इसका जो वेट है, इसका वेट आएगा इन दोनों को प्लस करके बाई 2 अगर करें तो देखते हैं कि आ रहा है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, 35.5 प्लस 127/2 क्या आ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 81.25, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है। अगर हम इसका भी देखें तो आएगा क्या, 40.137/2, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 88.5 आ रहा है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली यही आ रहा है। और इसका भी हमारे पास ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई अदर एग्जांपल्स अगर ले तो कुछ ऐसा हमारे पास ग्रुप हो रहा है। अगर अदर एग्जांपल्स कुछ बोले तो जैसे कि K आ गया, PB आ गया और CS आ गया, उसके बाद P आ गया, AS आ गया और SB आ गया। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास थे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक वे था, मतलब ये भी बहुत ही अच्छा एक मेथड था उनके ज़माने के लिए। पर ज़माना चेंज हुआ, बहुत सारे चेंजेस हुए हमारे पास। ऐसे ही और एक ह्यूज चेंज हुआ जब हमारे न्यूलैंड्स भैया, ठीक है, न्यूलैंड्स भैया ने आया, उन्होंने अपना ऑक्टेव रूल दे दिया। ऑक्टेव रूल, तो अगर कोई गाना सीखता है तो उनको ऑक्टेव के बारे में तो पता ही होगा। जैसे कि हम सा रे गा मा पा धा नी सा, हम क्या देख सकते हैं इसमें, देखिए ये जो सा है ना, ये सा रिपीट हो रहा है कितने घर बाद, 1 2 3 4 5 6, सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है। तो ये रिपीट हो रहा है, एक घर बाद हमारे पास रिपीट हुए जा रहा है ना। हम इसको एक लेंगे, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8, देख सकते हैं 1 का जो वर्ड है सा वो फिर से 8 में जाकर रिपीट हो रहा है सा। तो दोनों रिपीट हो रहे हैं 8 स्टेप्स बाद। इसको ही हम कहते हैं ऑक्टेव, इसको हम कहते हैं ऑक्टेव। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सारे गामा पा धा नी सा तो हमारे पास है, मतलब हिंदी में हो गया सारे गामा पा धा नी सा। पर होते तो हमारे भैया नेदरलैंड से या कुछ ऐसे जगह से, उनके पास था इंग्लिश का जो कुछ था, जो कि डोरे लीमा कुछ ऐसा होता। मतलब आप इसको मतलब याद करने की ज़रूरत नहीं, जनरल नॉलेज के लिए है ये। तो ऐसे कर कर हमारा चला था। मतलब ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये अभी भी चलता है, पर एटॉमिक वेट से नहीं, वो किससे चलता है हम बाद में आ रहे हैं। तो हम क्या देख सकते हैं कि उन्होंने ऐसे सजाए कि एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर atomic weight repeats
itself periodically after every 8 places। ठीक है, जैसे कि अगर एग्जाम्पल ले, उन्होंने दिया था लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। उसके बाद उन्होंने हाइड्रोजन को इसके ऊपर लिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट आएगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। उसके बाद पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स है ना, यही उनके समय में नोन एलिमेंट्स थे। और अगर हम बोले भाई यहाँ पर तो भाई इनर्ट गैस भी आता है ना, पर इनर्ट गैस उनके टाइम में नोन था ही नहीं, डिस्कवर नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने इनर्ट गैस को छोड़ दिया था। वही आगे जाकर इस रूल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसमेरिट या ड्रॉबैक हो जाता है। ठीक है, आप क्या देख सकते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उसके बाद फिर से सोडियम आ गया। और ये भी तो ये जो है ना, तो अगर आपको कुछ मतलब पता हो, हमारे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी ये जो एलिमेंट्स है ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, तो एक ग्रुप में रहते हैं, मतलब इनका जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर है। वो प्रॉपर्टीज सिमिलर कैसे हम बता सकते हैं, इसके लिए हमारे पास ज़रूरत है हमारे प्यारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख ले तो हम बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज इक्वल सेम क्यों है। तो इसको भी हम देखेंगे, इस वाले वीडियो में देखेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। तो इनका जो बहुत ही ज़्यादा मतलब ये क्यों डिसकंटिन्यू हो गया था, उनके अगर हम डिसमेरिट्स देखें तो ड्रॉबैक्स हम लिख सकते हैं। पहला तो ये हैवी एलिमेंट्स में एप्लीकेबल नहीं होता। हैवी एलिमेंट्स मतलब 20 के बाद जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, 21, 22, ये सारे हैवी एलिमेंट्स में काउंट होते हैं। ठीक है, ये क्यों हमारे पास ये वैलिड नहीं था, कारण वो तो हैवी एलिमेंट्स को लेकर एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं पाए ना, कारण उनके समय तो हैवी एलिमेंट्स डिस्कवर ही नहीं हुए थे। तो हम इसको कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्योंकि ये डिस्कवरी बाद में हुआ। और एक जो प्रॉब्लम है हमारे पास, जो मेजर प्रॉब्लम है, वो है हमारे पास, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ऑक्सीजन और सल्फर का जो ग्रुप है, जो कि हमारे पास अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 16 है, उस ग्रुप के साथ Fe को लगा दिया था। Fe जो कि एक मेटल है, पर ये दोनों हैं नॉन मेटल्स। क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ कभी सेम हो सकते हैं ना? क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ कभी भी सेम हो सकता है? वो कि है ना। तो अगर प्रॉपर्टीज सेम ना हो तो सेम ग्रुप में क्या करेंगे, नहीं हो सकते। तो ये हमारे पास और एक ड्रॉबैक हो गया, मतलब मेजर ड्रॉबैक यही है। और बाकी सब ड्रॉबैक आपको जानकर अभी कोई मतलब जनरल नॉलेज हो जाएगा, पर अभी कॉम्पिटिशन के लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अभी जाकर जो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है लोथर-मेयर कर्व। इस वाले पार्ट से आपको सीरियसली लेना पड़ेगा, कारण यहाँ से कुछ असल एक्सपेरिमेंट करके ये सब कर आए हैं। तो यहाँ से आप सीरियसली पढ़ेंगे इनको, कारण इससे जो एडवांस में क्वेश्चंस भी आ चुके हैं, बहुत बार आ चुके हैं। ठीक है, तो लोथर-मेयर हमारे पास कुछ एक कर्व है, जो कि अगर हम देखें तो लोथर-मेयर का कर्व कुछ ऐसा है हमारे पास। ये पर देखिए, ये है अपन के पास लोथर-मेयर का कर्व। तो हम क्या देख सकते हैं, पहले ही हम देख सकते हैं हमारे पास सीजियम, इंडियम,
बहुत सारे एलिमेंट्स हमारे पास तब तक डिस्कवर्ड हो चुके थे, ठीक है ना। तो एज पर हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हो चुके थे डिस्कवर, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कर्व बनाया जो कि था ब्लैक पेन कहाँ पर, तो देखिए लोथरमैन का कर्व था एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के कंपैरिजन में एक ग्राफ बनाया था, जो कि आप देख सकते कुछ ऐसा है। उनमें मेजर ऑब्जर्वेशंस क्या है वो आपको याद रखना पड़ेगा, जो कि है पहला हमारे पास जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सभी हमारे पास, इनको अब आगे जाकर देखेंगे, इनको हम कहते हैं एल्कली मेटल्स ऑक्यूपाई द टॉप मोस्ट पोजीशन ऑफ द कर्व। जो एल्कली मेटल्स है वो हमारे पास कर्व का टॉप मोस्ट पोजीशन ऑक्यूपाई कर बैठेगा, ठीक है। उसके बाद क्या हम देख सकते हैं, अगर हम नीचे जाए, थोड़े से नीचे जाए, तो हमारे पास ये क्लोरीन मिलता है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्लोरीन है, ब्रोमीन है, उसके बाद आयोडीन है, हाँ। तो इनको हम क्या कहते हैं, हेलोजन। तो हेलोजन हमारे पास एसेंडिंग कर्व का एक पार्ट हो जाता है। हेलोजन एसेंडिंग कर्व का पाथ में पड़ता है। तो अब कुछ ऑब्जर्वेशन है, आपको मतलब रटना नहीं है, आप ये कर्व को याद कर ले, दिमाग में बैठा लीजिए कि ऐसा हो रहा है, तो ही आपको मतलब एग्ज़ाम में जाकर याद आएगा। मैंने खुद भी नहीं रटा है इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास लोथरमैन का कर्व हो गया। तो लोथरमैन का कर्व में मतलब बहुत सारे ऐसे कुछ ऑब्जर्वेशन है, तो आप खुद ही देख सकते हैं कि मतलब मेटलॉइड्स का जो ऑब्जर्वेशन है एंड ट्रांजिशन मेटल का जो, जैसे कि ट्रांजिशन मेटल्स और मेटलॉइड्स जो है, मतलब ट्रांजिशन मेटल हम किसको कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल हम कहते हैं जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, अभी ब्लॉक भी नहीं भरे हैं तो हम इसको ठीक से नहीं देख सकते। तो इनको मतलब ये जो है वो बॉटम पार्ट ऑफ द कर्व में हमारे पास मिलता है, जैसे कि SN हो गया, SC हो गया, SI हो गया, सारे मेटलॉइड्स कहते हैं इनको, हम बॉटम पार्ट में हमारे पास है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही छोड़िए। तो नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट वाले में, जो कि है हमारे पास मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एक बहुत ही सिग्निफिकेंट एक पीरियोडिक टेबल था, क्योंकि उसमें हमारे पास बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल हेडिंग दे दीजिए, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अभी जाकर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव ने क्या किया, हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल बनाया और उसने एक बहुत ही सिग्निफिकेंट एक चीज़ को मतलब नोटिस किया था या कुछ भी किया था, कि उसने एक पीरियोडिक लॉ दिया था। वो था हमारे पीरियोडिक टेबल का पहला और मतलब सबसे पहला पीरियोडिक लॉ उसने दिया था। उसने कहा था फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, ठीक है। उसने क्या किया था, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। मतलब उसने सारे जो प्रॉपर्टीज है वो एटॉमिक वेट के ऊपर कैलकुलेट किया था, मतलब एटॉमिक वेट के साथ कंपैरिजन किया था, जो कि बाद में जाकर एक बहुत ही मेजर डिसमेरिट हो गया था। वो हम देखेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक बहुत ही मेजर डिसमेरिट है ये, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं, उसने हमारे पास अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें हम इसमें,
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मतलब मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में कैरेक्टरिस्टिक्स जो था वो था मॉडर्न, ये बेस था हमारे पास एटॉमिक वेट में, वेट के ऊपर। तब हमारे पास 63 एलिमेंट्स नोन थे, 63 एलिमेंट्स हमारे पास नोन थे। उसने पहली बार पीरियड्स एंड ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट दिया था, पीरियड्स एंड ग्रुप। तो अगर हम बोले पीरियड्स किसको कहते हैं, पीरियड्स किसको कहते हैं हम, पीरियड्स हम कहते हैं हॉराइजेंटल लाइंस को, हॉराइजेंटल लाइंस। जैसे कि हम देख सकते हैं ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल हो गया। तो ये जो लाइन है ना, देखिए ये जो लाइन है, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, इनको हम कहते हैं हमारे पास, ये हो गया हमारे पास पीरियड्स, ठीक है, इनको हम कहते हैं पीरियड्स। और एक टर्म आ जाता है जो कि है ग्रुप्स। ग्रुप्स हमारे पास है वर्टिकल जो कॉलम्स है उनको हम कहते हैं ग्रुप्स, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं क्या, इनको हम कहते हैं ग्रुप्स और इनको हम कहते हैं पीरियड्स, ठीक है, याद रहेगा आपको, ठीक। तो उसने ही पहले हमारे पास पीरियड्स और ग्रुप का कॉन्सेप्ट हमको हमारे पास इंट्रोड्यूस किया था। उसने क्या कहा था, उसने इन सभी एलिमेंट्स को 7 पीरियड्स में इसने डिवाइड किया, 7 पीरियड में डिवाइड किया। कोई छोटी बात नहीं है भाई, अभी तक भी एलिमेंट 7 पीरियड्स में ही डिवाइड है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी भी हमारे पास पीरियड टेबल में 7 ही ग्रुप पीरियड्स है, ठीक है। तो उसने क्या किया था, उसने कुछ ऐसे डिवाइड किया था कि मतलब एक सिंगल ग्रुप, जैसे कि एक नंबर ग्रुप में उसने A1A और 1B ऐसे करके डिवाइड कर दिया था। जैसे कि 2 में 2A 2B 2A 2B, ठीक है। तो अगर हम इसको और भी थोड़ा सा मतलब अच्छे से समझे तो उसने कैसे डिवाइड किया था वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, 1 मिनट। वो जैसे कि ऐसे हो गया, मतलब अगर आप पीरियड टेबल में देखें तो पीरियड टेबल में अभी भी ए और बी में क्लासिफिकेशन है, वो उसने ही पहले किया था। देखिए उसने ऐसा किया था, जैसे कि फर्स्ट पीरियड हो गया, तो उसके समय में जो पीरियड है, ठीक है, फर्स्ट पीरियड जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन, उसने हाइड्रोजन आयोडीन लिथियम लिया था एक साथ। उसके बाद थर्ड पीरियड में हमारे पास क्या हो गया था, Na आया था। Na को उसने 2 भागों में डिवाइड कर दिया था, Na को उसने 2 भागों में डिवाइड कर दिया था। एक है 1A IA और एक है IB, IA और IB। इसमें क्या लिया था उसने, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम को, और इसमें 1B में लिया था इसने कॉपर, Ag और Au को, ठीक है, कॉपर, Ag और Au को। तो अगर आप अभी भी मॉडर्न पीरियड टेबल खोल कर देखें तो 1A और 1A और 1B में अभी भी यही क्लासिफिकेशन किया गया है। पर अभी क्या हुआ, इस वाला जो ग्रुप है ये सभी हमारे पास S ब्लॉक में डिवाइड हो गए और ये सारे हमारे पास D ब्लॉक में चले गए। तो यही क्लासिफिकेशन है। ऐसे ही और भी उसने किया था, जैसे कि हमारे पास मैग्नीशियम हो गया, उसने मैग्नीशियम को 2 भाग में डिवाइड कर दिया, जहाँ पर पहला भाग था 2A और दूसरा भाग था 2B। 2A में उसने क्या लिया था, कैल्शियम को, Sr को और Ba को, और वहाँ पर लिया था उसने Zn, कैडमियम और Hg को, ठीक है। ऐसे ही उसने बहुत सारे ऐसे करके लिया था, बहुत सारे, ठीक है।
तो उसने अगर हम बोले मतलब इसको हम आप किसको इनको मतलब याद कैसे रखेंगे, मतलब कैसे कौन किस के बेसिस में उसने ऐसे करके डिवाइड किया था? उसका आंसर है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड फॉर्मेशन। अगर हम देखें तो ऑक्साइड के मतलब पोटेशियम ऑक्साइड कैसे फॉर्म करता है? K2O करता है ना भाई, कारण इसमें जो इसका जो वैलेंसी है वो +1 है और ऑक्सीजन का -2। अगर हम इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो K2O हो जाएगा ना भाई, हाँ होगा। Rb में क्या? Rb2O। अभी देखिए CuO में क्या? CuO बनाता है, AgO बनाता है। पर ये तो उसको पता नहीं था ना, बाद में जाकर पता चला कि ये भाई मल्टीपल वैलेंसी बना लेते हैं। क्या कारण? क्यों? उनके पास D ऑर्बिटल में है और उनमें DD ट्रांजिशन होता है। DD ट्रांजिशन अभी मतलब क्या है वो आप बाद में जाकर पता चलेंगे कि हम जब बॉन्डिंग को पढ़ेंगे, ठीक है। DD ट्रांजिशन हो गया। उसके बाद कुछ एलिमेंट्स ऐसा है जैसे कि 7th जो उसने ग्रुप बनाया था उसमें क्या किया था, उसने 3 एलिमेंट्स को एक साथ पेयर अप कर दिया था। आयरन, कोबाल्ट, निकल, रूथियम, रोडियम, पैलेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम और प्लेटिनम। इनको 3 का एक पेयर बना दिया था, ठीक है। 3 का एक पेयर बना दिया था। कारण क्यों? कारण वो सारे डिफरेंट ऑक्साइड बनाते हैं। मतलब उसको भी थोड़ा थोड़ा याद है, उसको भी थोड़ा थोड़ा लगता था कि भाई आयरन तो हमारे पास Fe2 FeO भी बनाता है। Fe का तो क्या होता है बस Fe2O3, अच्छा Fe2O3 बनाता है और FeO भी बनाता है। तो हमारे पास 2 ऑक्साइड बना रहे हैं, तो उसको क्या करें? उसको तो हम किसी के साथ भी नहीं दे सकते। तो उसने क्या किया था, इन सारे को जो कि मल्टीपल ऑक्साइड्स बनाते हैं उनको एक अलग ही बॉक्स में भर दिया था, ठीक है। और एक कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें, उसने फ्यूचर एलिमेंट्स को प्रेडिक्ट कर लिया था भाई, ठीक है। प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर एलिमेंट्स उसने प्रेडिक्ट कर लिया था फ्यूचर एलिमेंट्स को। जैसे कि उसने एल्यूमिनियम के जो ग्रुप है उसमें 2 डिवाइड किया था कि एक गैलियम है, उसमें इंडियम भी आएगा, उसके बाद थैलियम भी आएगा, उसके इस साइड में स्कैंडियम आएगा, वेनेडियम आएगा और लैंथेनम आएगा। तो उसके समय में ये जो एलिमेंट्स है ना वो तब तक अनडिस्कवर्ड थे। तो उसने क्या किया था, उसने बोला था भाई देखो वो जो गैलियम है ना, वो गैलियम का जो प्रॉपर्टी वो एल्यूमिनियम के साथ सेम होगा। तो उसने क्या दिया था कि उसने गैलियम का नाम ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर दिया था जो कि था इका एल्यूमिनियम। मतलब बोले तो क्या, सेम प्रॉपर्टीज विद एल्यूमिनियम। सेम तरीके से स्कैंडियम को उसने नाम दिया था इका बोरॉन, ठीक है। तो ऐसे ही उसने फ्यूचर को जो मतलब अनडिस्कवर्ड जो एलिमेंट्स है उसको अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाया था उसने आराम से। तो ये सब हो गया। उसके बाद जो है ऐसे ही बहुत सारे हमारे पास ऐसे कि मतलब मेरिट्स आ जाते हैं, पर जो मेजर जो जैसे कि डिसमेरिट्स आ जाते हैं वो भी बहुत सारे डिसमेरिट्स है। मतलब हाँ, और एक अच्छा बात कि उसने इनर्ट गैस का भी अलग एक रो बनाया था। मतलब उसके समय में इनर्ट गैस ऑलरेडी डिस्कवर्ड हो गए थे, तब उसने अलग एक रो बना दिया था, ठीक है। उसके बाद अगर हम डिसमेरिट्स में आए तो डिसमेरिट्स में हम देख सकते हैं क्या, उसने जैसे कि उसने जो पीरियोडिक जो लॉ था, उसने पीरियोडिक लॉ दिया था वो एटॉमिक वेट के बेसिस में। तो भाई देखिए हमारे पास एक टर्म आ जाता है, मुझे पता नहीं आपको पता है या कि नहीं, आइसोटोप्स बोले तो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट
मास नंबर्स, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अगर हम एग्जांपल ले, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, जैसे कि 1H1, 1H2, 1H3, 1H3, ठीक है। इसको हम कहते हैं, इसका नाम हमारे पास है प्रोटियम, इसको हम कहते हैं प्रोटियम, ट्रिटियम, और इसको हम कहते हैं ड्यूटेरियम। सॉरी, इसको हम कहते हैं ड्यूटेरियम और इसको हम कहते हैं ट्रिटियम, ठीक है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो उसने बोला था, जैसे देखिए इसका तो भाई हमारे पास सेम हाइड्रोजन है, पर हाइड्रोजन का मास 1 है, 2 है और 3 है। तो अगर हम ऐसा मानकर चले, तब तो भाई हमारे पास इन तीनों हाइड्रोजन के लिए अलग अलग प्लेस होना चाहिए था। इन तीनों हाइड्रोजन के लिए भाई हमारे पास अलग अलग प्लेस होना चाहिए था पीरियोडिक टेबल में, जो कि तो उसके पास जो कि उसने नहीं दिया। सो यहाँ पर एक मेजर डिसएडवांटेज उसने यहाँ पर क्रिएट कर दिया था, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है हमारे पास रिफाइंड, जो मोस्ट एक्यूरेट पीरियोडिक टेबल, जो कि है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उसके पहले और एक टर्म्स आ जाता है। अगर हम देखें कि एक अब इसको टर्म के हिसाब से, इंपॉर्टेंट टर्म्स हिसाब से इसको लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स ये हुआ है हमारे पास एनामोलस पेयर। एनामोलस पेयर के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको आप देखेंगे और समझेंगे और रटना पड़ेगा। इसमें एनामोलस पेयर आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। तो एनामोलस पेयर का मतलब क्या, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, जो उसने बोला था, जिसके बेसिस में उसने पूरा एलिमेंट को मतलब लिखा था, मतलब पीरियोडिक टेबल बनाया था, वो फॉलो ही नहीं करता। मतलब वो डो नॉट फॉलो द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट को फॉलो नहीं करता। तो कुछ ऐसे पेयर्स थे, और वो पेयर्स के लिए उसका जो पीरियोडिक टेबल है वो डिफाइंड नहीं हो रहा था, वो भी एक डिस्पेरिट ही है। वो कौन कौन है, अगर हम एग्जांपल देखें तो पहला है हमारे पास आर्गन एंड पोटेशियम, दूसरा है टेलोरियम और आयोडीन, उसके बाद है CO एंड Ni, उसके बाद है थैलियम एंड Pa, थैलियम एंड Pa, ठीक है, थैलियम एंड। तो ये हमारे पास कुछ एनामोलस पेयर है। तो आप बोलेंगे भाई इतना सा तो भाई याद ही नहीं रहेगा, हमारे पास कितना ही पढ़ ले। प्रॉब्लम कहाँ है भाई, हम कौन से काम के लिए है। तो आपको याद रखने के लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे। आप लिखेंगे, शॉर्ट ट्रिक है आमिर। आमिर कौन है भाई, आमिर हमारे पास एक फेमस एक्टर हो गया। और अब क्या देख सकते हैं, आमिर को आप देख सकते हैं बहुत सारे थम्सअप के ऐड उसने बनाए थे। तो यही शॉर्ट ट्रिक है, आमिर खान, आमिर खान तेरी इच्छा, तेरी इच्छा, कोक नहीं, कोक नहीं, ठंडी पेप्सी। आमिर खान तेरी इच्छा, कोक नहीं, ठंडी पेप्सी। ए से आर्गन, के से पोटेशियम, टी से टेलोरियम, आई से आयोडीन, सी से कोबाल्ट, एन से निकल, TH से थैलियम, P से Pa, ठीक है। तो ये हमारे पास शॉर्ट ट्रिक हो गया। इससे आप आराम से इसको रट सकते हैं, मतलब कुछ रटने की ज़रूरत नहीं, आप इसको सब शॉर्ट ट्रिक याद कर लीजिए। उसके बाद एटॉमिक जो एलिमेंट्स है वो सब आपको याद रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम इसको हम निपट लिए। तो उसके बाद हम आ जाते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम से आपका जो मेन सिलेबस है जो आपके पास आता है वो शुरू होने वाला है, ठीक। आइए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो पहले हम बता सकते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल
मॉडर्न पीरियड टेबल में जो साइंटिस्ट जो डिस्कवरर थे वो पहले तो हम बस वो क्या मतलब उनके माथे में कुछ तो आया था कि उन्होंने ग्राफ बना दिया। ग्राफ बनाया किस में? एटॉमिक मास में और रूट न्यू में। रूट न्यू, अब बोलेंगे भाई रूट न्यू भाई ये क्या है? तो प्रॉब्लम क्या है, हम है ना, रूट न्यू है इक्वल है ए टाइम्स ऑफ जेड माइनस बी, ए टाइम्स ऑफ जेड माइनस बी। ए और बी कांस्टेंट है, मतलब कोई काम नहीं इनका। जेड है हमारे पास एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, और न्यू है हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे। एक्सरे, ठीक है। तो एक्सरे क्या है? एक्सरे अगर हम इसको एक्सप्लेन करने जाए तो एक्सरे को ज़रूरत तो नहीं है, पर सुन लीजिए अगर आ जाए तो ऐसे एक हेडिंग दे दीजिए, मिस्ट्री ऑफ एक्सरे। एक एटम हो, ठीक है, एटम है, एलिमेंट है एक यहाँ पर से यहाँ, ठीक है। सॉरी, इसको हम एक एलिमेंट को हटा लिए तो एक इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट शेल में, सेकेंड शेल में, सॉरी फर्स्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो आप क्या करें, आपने क्या किया, कुछ एनर्जी दे दिया, ठीक है, कुछ एनर्जी दे दिया, उसके कारण इस एनर्जी को पाकर इस जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी भी क्या बढ़ जाएगा। तो अगर एनर्जी बढ़ जाए तो क्या फर्स्ट सबशेल में रहेगा? नहीं रहेगा। कारण क्यों? फर्स्ट सबशेल में एनर्जी सबसे कम होता है, कारण फर्स्ट सबशेल न्यूक्लियस का सबसे पास होता है, डिस्टेंस कम हो जाए तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगा। वो मैंने एक्सप्लेन किया है आपको क्वांटम नंबर्स के वीडियो में, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, वो इस वाले शेल से सेकंड शेल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अबे मुझे भी याद नहीं आ रहा, ट्रांजिशन हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रांजिशन हो गया तो भाई ये तो एलिमेंट है हमारे पास, वो तो मतलब सब समय के लिए तो यहाँ पर नहीं रहेगा। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये जो एलिमेंट है वो फिर से ट्रांजिशन हो जाएगा हमारे पास ओरिजिनल पोजीशन, मतलब ओरिजिनल शेल में। उसके बाद ये सेकेंड शेल में इसका एनर्जी ज़्यादा है, तो फर्स्ट शेल में अगर फिर से आए तो एनर्जी क्या छोड़ देगा, और यही एनर्जी का जो वेव लेंथ है वो अगर इक्वल हो जाए फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे के साथ तो हमारे पास एक्सरे फॉर्म होगा। तो ऐसे ही हम एक्सरे को फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो देखिए उसने जब ये वाला ग्राफ बनाया था तो कुछ ऐसा आ रहा था, मतलब कोई भी पीरियोडिसिटी नहीं है, मतलब कुछ भी फालतू कोई भी ग्राफ आ रहा था, हार्टबीट जैसा, ठीक है। कोई पीरियोडिक टेबल नहीं है, मतलब कुछ भी हमारे पास इक्वल नहीं है, तो कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पाया था। उसके बाद क्या किया, माथे में कुछ तो आया, मेंटोस एनर्जी आ गया, तो उसने क्या किया, फिर से ग्राफ बना दिए। पर अभी क्या किया उसने, अभी रूट न्यू तो लिया, पर एटॉमिक मास की जगह में उसने एटॉमिक नंबर को डाल दिया, जो कि हमारे पास बाद में जाकर रिवोल्यूशनाइज कर दिया पूरे सिस्टम ऑफ केमिस्ट्री को। क्यों? बिकॉज ग्राफ आ गया हमारे पास स्ट्रेट लाइन, ग्राफ आ गया हमारे पास स्ट्रेट लाइन, मतलब बहुत ही एक अमेजिंग चीज़ है, ठीक है। कारण ग्राफ आ गया स्ट्रेट लाइन, उसके बाद स्ट्रेट लाइन आने के बाद बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए जो कि हमारे पास जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाद में जाकर उसने नया पीरियोडिक लॉ दिया है, पीरियोडिक लॉ प्रपोज किया नेक्स्ट, मतलब जो कि अभी तक इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है। वो क्या दिया था, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of elements are the periodic function of their atomic number, ठीक है।
फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, मतलब एटॉमिक वेट का कॉन्सेप्ट पूरा ही कैंसिल कर दिया और बोल दिया क्या एटॉमिक वेट के ऊपर ही डिपेंड करेगा सब कुछ। ठीक है भाई, तो इसके ऊपर उसने बहुत सारे मतलब ऐसा लॉ दिया था और बाद में जाकर जो कि हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो कि दिखने में कुछ ऐसा है, ऐसा आ गया था। ठीक है, इसमें अगर कुछ जो देखिए हिस्ट्री यहाँ पर भी ख़त्म हो गया, तो कुछ अगर हम इम्पोर्टेंट टर्म्स देखें जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, वो है पहला है देखिए ब्रिज एलिमेंट्स। ब्रिज एलिमेंट्स, ब्रिज एलिमेंट्स किसको कहते हैं? एलिमेंट्स belonging to third and third ही था, हाँ प्रॉब्लम नहीं, एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू थर्ड पीरियड इज कॉल्ड ब्रिज एलिमेंट्स। मतलब थर्ड पीरियड बोले तो ये वाला पीरियड, इनको हम कहते हैं ब्रिज एलिमेंट्स। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म आ जाता है जो कि हमारे पास क्या था कुछ अच्छा ठीक है, याद है कि आप याद रखिए, आपको उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, हाँ और एक टर्म आता है जो कि हमारे पास याद है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। सभी एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू एस एंड पी ब्लॉक, एस एंड पी ब्लॉक के सारे इस वाले पूरे को और इस वाले पूरे को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के नाम में हम जानेंगे। याद रखना पी ब्लॉक में इनर्ट गैस का ग्रुप भी आता है, पर इसको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट नहीं कंसिडर करते। ठीक है, तो हमारे पास कुछ टर्म्स हो गए। उसके बाद हम आ जाते हैं एक कॉन्सेप्ट में जो कि है मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लॉक्स। ब्लॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, फिर से पीरियोडिक टेबल ले लेते हैं। देखिए पीरियोडिक टेबल में ये जो पहला दो ग्रुप्स है, इन पहला दो ग्रुप्स हमारे पास हो जाता है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक, अभी एस ब्लॉक क्यों नाम दिया, और अभी मतलब सुनिए पहले, एस ब्लॉक इसको हम कहते हैं डी ब्लॉक, इनको हम कहते हैं डी ब्लॉक। ठीक है, इनको हम कहते हैं पी ब्लॉक, इनको हम कहते हैं पी ब्लॉक। ठीक है, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक। ठीक है, और हाँ और इनको हम कहते हैं एफ ब्लॉक। तो आप क्या नोटिस कर सकते हैं कि देख सकते हैं क्या एस पी डी एफ कुछ जाना पहचाना लग रहा है। अगर आपके माथे में सबशेल और ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट आए तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि इसमें जो क्लासिफिकेशन किया है ना वो सब इस सबशेल के बेस में किया है, जो कि आप बाद में हम इस वाले वीडियो में ही देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करें, इस पी ब्लॉक को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। पहले हम इस वाले ब्लॉक को एस ब्लॉक में आते हैं। ये सारे जो है ना, ये सारे हमारे पास मेटल आते हैं हाइड्रोजन को छोड़कर। हाँ, और एक डिसमेरिट है हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का, वो हाइड्रोजन असल में हाइड्रोजन एल्कली में मतलब पहला ग्रुप का है या हेलोजन का ग्रुप का है वो पता ही नहीं। यहाँ पर हाइड्रोजन उसने मॉसली जो इसने हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया है वो उसका नाम है मॉसली। मॉसली क्या किया था, फर्स्ट ग्रुप और 17 ग्रुप दोनों में ही हाइड्रोजन को घुसा दिया था। ठीक है, तो उसने क्लासीफाई नहीं किया पाया था। वो अभी तक भी एक मतलब डिमेरिट्स है हमारे पीरियोडिक टेबल का, तो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है,
तो देखिए ये सारे जो है ना वो मेटल्स है हमारे पास। डी ब्लॉक आए, डी ब्लॉक में भी सारे जो है वो मेटल्स ही है। पी ब्लॉक इज द ओनली ब्लॉक जहाँ पर हमको मेटल्स प्लस मेटलॉइड्स प्लस नॉन मेटल्स सभी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम देखिए बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, एस्टेटिन, ये जो सारे एलिमेंट्स है, ये सारे एलिमेंट्स हमारे पास मेटेलॉइड्स आ जाएंगे। ठीक है, और इनके जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं जैसे कि कार्बन, ये इतने सारे, ये सारे हमारे पास नॉन मेटल्स है। और इसके जो मतलब मेटेलॉइड्स के जो नीचे वाले हैं, टेलॉइड्स के जो मतलब नीचे वाले हैं, सॉरी थोड़ा गलत कर, ये सारे हमारे पास मेटल्स हैं। ठीक है, तो आपको शायद पता लग गया होगा कि मेटेलॉइड्स में दोनों के प्रॉपर्टीज क्यों है। कारण ये जो मेटल है वो मेटेलॉइड है, वो मेटल और नॉन मेटल दोनों के बीच में एक बैरियर फॉर्म कर रहा है। मतलब यहाँ से यहाँ जा रहा है, मतलब प्रॉपर्टीज का एक चेंज हो रहा है सिग्निफिकेंट। ठीक है, ठीक है, तो देखिए डी ब्लॉक का जो सारे मेटल्स है ना, डी ब्लॉक के सारे मेटल्स को हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं जो कि है ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स, इनको हम ट्रांजिशन मेटल क्यों कहते हैं? कारण ट्रांजिशन मेटल कहते हैं कारण देखिए यहाँ पर मेटल्स से हमारे पास नॉन मेटल्स वाले ग्रुप में ट्रांसफ़र हो रहा है। मतलब एस ब्लॉक से पी ब्लॉक में ट्रांजिशन हो रहा है। इस कारण से इस ब्लॉक को ट्रांजिशन मेटल्स कहा गया था। पर ये था हमारे पास ओल्ड कॉन्सेप्ट, ओल्ड थ्योरी। नया थ्योरी क्या है? नया थ्योरी हमको बताता है ट्रांजिशन मेटल्स को हम ट्रांजिशन मेटल क्यों कहें? कारण उसमें जो एस एंड डी जो सबशेल है ना वो खाली होता है, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। उसके कारण ट्रांजिशन, उनमें एनर्जी अगर पड़े तो ट्रांजिशन हो जाता है एलिमेंट्स। इसके कारण डी ट्रांजिशन नाम का एक चीज़ होता है, वो इस सारे एलिमेंट्स में होते हैं। इसके कारण ही मल्टीपल वैलेंसी शो कर पाता है। इस कारण से इनका नाम पड़ा है ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, थोड़ा बराबर हो गया, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना कोई प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा ये। ठीक है, डी। अब और एक जो कॉन्सेप्ट है देखिए, ये जो हमारे पास देख सकते हैं ये वाला ग्रुप Zn Cd और Hg का, वो हमारे पास डी ब्लॉक में है और नहीं भी है। कारण ये इनको हम ट्रांजिशन मेटल्स में पकड़ते नहीं हैं नॉर्मली। पर अगर हम प्रॉपर्टीज़ को एक साथ सिंप्लीफाई करें और एक साथ देखें तो हम इसको ट्रांजिशन मेटल में ले सकते हैं, पर असल में ट्रांजिशन मेटल का नहीं है। और इस सेम और एक कॉन्सेप्ट है, अच्छा ठीक है, इतना ही है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा? ट्रांजिशन मेटल आ जाएगा। अच्छा, और एक है, एक कॉन्सेप्ट लिख दीजिए जो कि है डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप में हम क्या देख सकते हैं कि एक रिलेशन आता है जो कि है Li और Mg के बीच में एक आता है, बेरिलियम और एल्यूमिनियम के बीच में एक आता है। उसके बाद आएगा बोरॉन और सिलिकॉन। बोरॉन और सिलिकॉन में डायगोनल रिलेशनशिप आता है। मतलब इनका जो प्रॉपर्टीज़ है वो लगभग सेम है।
ठीक है, डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं इसको, याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास जो कि है हाँ, अभी जो पीरियोडिक टेबल मैंने दिखाया है ना, वो असल में आपको याद करना पड़ेगा। ये पूरे 118 एलिमेंट आपको याद रखना पड़ेगा। असल में ये वाला जो ग्रुप है वो आपको याद रखने की कोई ज़रूरत है भी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी इसको याद कैसे रहेंगे? कोई भी नॉर्मल पर्सन, मतलब आपके जैसे टुंडू मुंडू पर्सन, मेरे जैसे भी पर्सन, तो कोई इसको याद नहीं रख पाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, निमोनिक्स से हम इनको याद करेंगे, ठीक है। निमोनिक्स से हम इसको याद करेंगे। तो देखिए, पहला जो है, पहले ग्रुप वन में हमारे पास हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम आ जाएगा। इसको हम नाम देते हैं एल्काली मेटल्स, ठीक है। इसको ऐसे अगर याद रखने का निमोनिक्स क्या है हमारे पास, वो बन जाता है हमारे पास, देखिए, हेलिना एक लड़की है, ठीक है। हेलिना एक लड़की है, वो क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है अपने भगवान से कि ऐसा हो रहा है। देखिए, हेलिना की रब से, हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद, ठीक है। इससे आप याद रख सकते हैं, हेलिना की रब से फरियाद। सेकंड ग्रुप में आ जाते हैं, ग्रुप 2 में, जो कि इसको हम कहते हैं एल्कालाइन अर्थ मेटल। इसको याद रखने का निमोनिक्स क्या है, ग्रुप 2 बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड ग्रुप को याद रखने का निमोनिक्स हो जाएगा। बेटा से बेरिलियम, मांगे से Mg, कार से कैल्शियम, स्कूटर से Sr, और बाप के Ba से बेरियम, और राजी से रेडियम, ठीक है। अभी इनको हम छोड़ देते हैं, इनको हम याद कर लेंगे और एक टेक्निक से। अभी इस वाले में आइए, इसको हम कहते हैं बोरॉन, इनको हम ऐसे कहते हैं बोरॉन फैमिली, ठीक है। बोरॉन फैमिली का याद रखने का निमोनिक्स क्या है हमारे पास, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। एक थैला है, उसके बाद उसके अंदर हमारे पास बैंगन भी है, आलू भी है और गाजर भी है। अभी देखेंगे, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। क्लियर हो गया होगा आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं कार्बन फैमिली में। कार्बन फैमिली को याद रखने का शॉर्ट ट्रिक क्या है हमारे पास, का सी गए सन पंजाब, काशी गए सन पंजाब। काशी एक जगह का नाम है, सन पंजाब क्या है, सन पंजाब हमारे पास एक किसी का नाम पकड़ लीजिए, और सन पंजाब मतलब पंजाब के कोई एक होंगे, वो काशी गए, ठीक है। ऐसे आपको इनको याद रख सकते हैं। इसको हम कैसे याद रख सकते, नाइट्रोजन फैमिली को, नाइट्रोजन फैमिली का याद रखना है हमारे पास, ये हम क्या है, एन से क्या, देखिए, नाना किसी एक लड़की का नाम होगा, नाना पाटेकर, नाना पाटेकर किसी एक का नाम है, नाना पाटेकर। एस से क्या, ऐश्वर्या, एस बी से क्या, सब भिखारी, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी है, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद है ऑक्सीजन का जो ग्रुप है,
ऑक्सीजन फैमिली। तो ऑक्सीजन फैमिली आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि ओल्ड स्टाइल से टीपो। इसका मतलब है, इसको हम टीपो मतलब हम इस मतलब राजस्थानी में हम इसको कहते हैं, मतलब कोई किसी से मतलब नकल कर लिख रहा है, इसको हम कहते हैं टीपो, मतलब ओल्ड स्टाइल से टीपो। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। फ्लोरीन में आ जाते हैं मतलब हेलोजन के ग्रुप में, इसको हम कहते हैं हेलोजन, और इसको हम कहते हैं कैल्कोजन ग्रुप। ठीक है, याद रखना, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। हेलोजन में हम क्या लिख सकते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है। उसके बाद इनर्ट गैस का जो ग्रुप है उसके लिए कोई ऐसे कोई मतलब शॉर्ट ट्रिक मैंने नहीं बनाया था, आप कुछ भी एक शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हैं। मैंने तो इसको ऐसे ही रट लिया था, जैसे कि है मतलब हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन ज़ेरोन न्यूट्रॉन, ऐसे आप इसको रट सकते हैं, तो इसका इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आता। ठीक। उसके बाद जो है ये हमारे पास डी ब्लॉक को याद रखने का शॉर्ट ट्रिक हम कैसे रख सकते हैं, देखिए। डी ब्लॉक को एक कविता सुनाता हूँ मैं, इस कविता के तौर से आप इसको याद रखेंगे। देखो, सोचो याना मतलब किसी का नाम होगा। सोचो याना लगती ज़बरदस्त है। सोचो याना लगती ज़बरदस्त है, वैसे निगाहें तरसा करे मोहब्बत वाले मन टकरे, फिर रूठे वो सनम रूठे उस सनम को रहे इंतज़ार, निकल पड़ा पटाने को आज, और जिंदगी कद्दू हो गई। ठीक है, एक बहुत ही ज़बरदस्त एक लव स्टोरी लग रहा है हमारे पास। ठीक है, क्या है, सोचो याना लगती ज़बरदस्त है, वैसे निगाहें तरसा करे मोहब्बत वाले मन टकरे, फिर रूठे उस सनम को रहे इंतज़ार, निकल पड़ा पटाने को आज, और ज़िंदगी कद्दू हो गई। आपकी तरह ही हो गई कद्दू। ठीक है, तो ऐसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम स्कैंडियम कह सकते हैं, इसको हम वाई कह सकते हैं, इसको हम लैंथेनम कह सकते हैं, इसको हम टी तो हमारे पास लिखा ही है टाइटेनियम। उसके बाद ज़बरदस्त से ZR, इससे हाफनियम, इससे वेनेडियम, इससे नायोबियम, इससे टेलोरियम TA, इससे क्रोमियम, इससे मोहब्बत से MO, और इससे W, इससे MN, टक से हमारे पास TC, रह से RE, इससे हमारे पास आयरन, रूथियम, RU से हमारे पास रूथियम, ओसामा से ऑस्मियम, इससे कॉपर, इससे कोबाल्ट, इससे रोडियम, इससे इंडियम, निकल से तो निकल ही। उसके बाद परास से हमारे पास आ जाएगा पैलेडियम,
इससे हमारे पास प्लेटिनियम, इससे कॉपर, इससे एजी, एजी मतलब सिल्वर, एयू हमारे पास गोल्ड आ गया। उसके बाद ज़िंदगी से Zn, कद्दू से हमारे पास Cd कैडमियम, और हो गया ऐसा हमारे पास Ag मरकरी। ठीक है, तो ऐसा इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये भी याद हो गया। उसके बाद डी एफ ब्लॉक में आ जाएगी। एफ ब्लॉक में जो शॉर्ट ट्रिक है वो मैं लिख नहीं रहा आपको, मतलब वॉइस रिकॉर्डिंग तो है आपके पास। देखिए, लाला सेठ पर नंद प्रेम से इलू इलू गाय, तब दया हो एक तमाचा ये भी लाल हो जाए। मतलब कोई एक लाला सेठ पर नंद है और वो प्रेम से क्या गा रहा था, इलू इलू, एक गाना है हमारे पास, और वो गाना गाते समय किसी ने उसने उसको थप्पड़ मार दिया, उसके बाद सारे मतलब दांत गिर गए। ठीक है, लाला सेठ पर नंद प्रेम से इलू तो दया हो एक तमाचा सारे ये भी लाल हो जाए। ठीक है, उसके बाद एक्टिनियम ब्लॉक जिसको हम कहते हैं, जो हमारे पास शुरू हो जाता है। देखिए, एक था पंडित यू नहाने पहुंचा अमेरिका, कम बैक कैलिफोर्निया स्टेट फेमस मडोना लेकर, फेमस मडोनो लेकर। ठीक है, तो ये तो ठीक है। और मडोनो एक सिंगर का नाम है अमेरिका का, और ऐसे ही आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास, ये सब कुछ खत्म हो गया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप्स। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप, इसको कैसे याद रखते? देखिए, इसको याद रखने का एज सच कोई मतलब बहुत लोगों का बहुत सारे तरीका होता है। जैसे कि आप जो मतलब इनर्ट गैस होते हैं उनको याद रख सकते हो, इनर्ट गैस का जो ग्रुप है उसके साथ +-1 कर दीजिए, उसके रेस्पेक्ट में आ जाएगा। पर मेरे तरीके से मैं क्या करता हूँ, मैंने आप जो ये पढ़ेंगे मतलब पढ़ते ऐसा कर दीजिए कि आपके दिमाग में पीरियड टेबल आ जाए, तो इमेजिनेशन कर आप डायरेक्ट लिख लें, तो ऐसे आपका सबसे ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। नहीं तो बहुत से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जो कि मतलब मुझे नहीं लगता कोई भी इतना समय है आपके पास। ठीक है, और अगर आप कोई बोले ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, जैसे कि ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए किसी का एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में, हाँ आप जानते हो मैं अभी तक इलेक्ट्रॉनिक पर आया नहीं, पर इतना कोई जल्दी है, मैं इसके बाद ही हम पर आए हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पकड़ लीजिए, किसके पास आया है n-1 डी, ऐसे करके कुछ आता है, एस भी आया, पी भी आया, एफ भी आया। ठीक है, तो आप देखेंगे किसका एल सबसे ज़्यादा है, किसका एल मैक्स है। जो भी एल मैक्स आएगा, जैसे कि इस वाले कंडीशन में एफ मैक्स है, तो एफ वो एलिमेंट, वो स्पेसिफिक एलिमेंट हमारे पास एफ ब्लॉक का होगा। ठीक है, जो भी मैक्स एल होगा उस मैक्स एल का वैल्यू ही हमारे पास ब्लॉक का नंबर दे देगा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया है, ख़त्म। उसके बाद है, हाँ, और एक पॉइंट याद रखना है कि पी ब्लॉक में हम बोरॉन एंड कार्बन को कंसिडर नहीं करेंगे। पी ब्लॉक में हम कंसिडर करेंगे, मतलब पी ब्लॉक के सारे जो एलिमेंट है उनके मेल्टिंग पॉइंट मतलब जनरली वो लो ही होता है, एक्सेप्ट बोरॉन एंड कार्बन। कारण क्यों? कारण उनके पास नेटवर्क सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। नेटवर्क सॉलिड स्ट्रक्चर क्या मतलब क्या है, वो आपको अभी जानने की ज़रूरत भी है ही नहीं, कभी भी नहीं ज़रूरत पड़ेगा, तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए, स्किप जानकर रख दीजिए। नेटवर्क सॉलिड होता है इसलिए उनके पास नहीं होता। ठीक है, अभी लास्ट में हम आ जाते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को लेकर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को लेकर हम आ जाते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखते हैं? जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन के पास कितने एलिमेंट है? हाइड्रोजन के पास हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 1s1। तो आपने मतलब सभी को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मतलब अब्बाउ रूल तो आता ही होगा। अब्बाउ रूल के हिसाब से अब्बाउ रूल के हिसाब से जो एनर्जी लेवल जाता है वो कैसे जाता है, देखिए। 1s, उसके बाद 2s, 1s 2s 2p, 3s 3p, 4s 3d, 4p, 5s 4d, 5p, 6s 4p 4f, 5d, 6p, 7s 5f, 6d, 7p, 8s। उसके बाद जाएगा और अब इतना ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे करके अब बाउल होता है। तो जितना जितना एलिमेंट ऑक्यूपाई करेगा उतना ही हमको इस ऑर्बिटल के अंदर घुसाना पड़ेगा, तो ही हम इसको एलिमेंट लिख सकते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के पास क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसको हम 1s1 लिख देंगे। सेम बोरॉन के पास हमारे पास कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s1 और 1s2, कारण s के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जो कि हम क्वांटम नंबर में पढ़ा था। उसके बाद क्या आ जाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन बचा रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन बचा रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर देंगे, 3 इलेक्ट्रॉन हमारे पास p ऑर्बिटल में घुसा देंगे, p शेल में, ठीक है। तो ऐसे करके हम इसको कर सकते हैं। जैसे कि नियॉन हो गया, नियॉन में अगर 10 है तो 1s1 1s2 सॉरी उसको हम 2s में घुसाएंगे और 2p में एक जाएगा, ठीक है। 1s2 2s2 2p 6, ठीक है। तो आया गया टोटल 6 + 2 2 + 2 4 4 + 6 10, ठीक है। ऐसे ही हम करेंगे। तो ऐसे करके सब कुछ हम करेंगे अप टू 20 हमारे पास ऐसे ही चलेगा। पर 21 से हमारे पास कुछ डिफरेंट आ जाएगा। 21 से क्या आएगा, देखिए 21 का जो एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वो क्या आएगा, आर्गन 4s2 3d1। इसको क्या लिख सकेंगे, इस आर्गन को हम एक शॉर्टकट है असल में, जो कि हम मतलब यहाँ पर सेम आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा, उसके साथ सिर्फ 4s2 और 3d1 लगा दिया, ठीक है। उसका मतलब यही है और कुछ नहीं। तो 21 आ गया। 22 में आएगा हमारे पास सेम ही आर्गन 4s2 3d2। उसके बाद आएगा 2p 23 ऐसे करके चलेगा। उसके बाद आएगा हमारे पास लास्ट में जो आएगा वो है हमारे पास एक आएगा क्रोमियम। क्रोमियम का नंबर कितना होता है हमारे पास 24 आएगा, ठीक है। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए था आपके हिसाब से, 4s2 3d4 4s2 3d4, पर असल में ये नहीं है। ये असल में हो जाता है 4s2 4s1 3d5। कभी भी डी ब्लॉक में 4 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, इसमें सबसे में 5 इलेक्ट्रॉन ही होगा। रीज़न मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट रुकिए। उसके बाद फिर से चलता जाएगा ऐसे करके ही। उसके बाद लास्ट जो आएगा वो है कॉपर, जो कि है 29। उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए था, 4s2 3d9, वो भी नहीं होगा। वो नहीं होकर क्या हो जाएगा 4s1 3d10। ये रीज़न क्यों है आप देखिए। अभी 4s1 बोले तो क्या ऐसा कुछ होएगा और 3d कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। 3d में हमारे पास इसमें देखिए 4 2, अगर हम ऐसे भी करें तो 4s2 3d4 हमने ड्रॉ कर लिया। और सेम ही अगर हम इसको ड्रॉ करें, अभी इसको हम एक साइड में कर देते हैं, साइड में, ये क्या हो गया भाई, ठीक
ठीक है, तो ये अगर हम ड्रॉ करें तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे और ऐसे। देखिए यहाँ पर हमारे पास छः ऑर्बिटल्स है, छः ऑर्बिटल्स है। ये मतलब छः ऑर्बिटल नहीं, सॉरी, इस 3D में हम 6 इलेक्ट्रॉन को घुसा सकते हैं नॉर्मली। तो 6 इलेक्ट्रॉन की जगह में ये 4 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, जो कि तीनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग अनपेयर्ड स्टेट में हमारे पास तीनों ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है। कि अभी देखिए, अभी ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा या ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, आप मुझे बोलिए। ऑफ कोर्स भाई ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। इसको हम कहते हैं हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, ठीक है। इसको हम असल में और एक कॉन्सेप्ट आता है जो कि एक्सचेंज एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी के कॉन्सेप्ट से भी हम समझ सकते हैं। एक्सचेंज एनर्जी का मतलब क्या है, एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम स्पिन, इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम स्पिन एक्सचेंजेस पोजीशन विद द अदर इलेक्ट्रॉन ऑफ इक्वल स्पिन। मतलब ये हमारे पास एक स्पिन है, ये अपवर्ड स्पिन का है जो कि +1/2 है, ये भी +1/2 है, ये भी +1/2 है। तो इसके एक्सचेंज एनर्जी क्या आ जाएगा, एक्सचेंज एनर्जी ये यहाँ पर भी जा सकता है, यहाँ पर भी जा सकता है। सेम तरीके से ये वाला जो है वो यहाँ पर भी जा सकता है। तो एक्सचेंज एनर्जी कितना हुआ हमारे पास, 1 2 3। तो अगर हम इसमें देखें, अभी देखिए 1 2, ये वाला 1, उसके बाद 1 और अभी ये वाला देखिए, ये 1 2 और ये वाला 1 2। तो इसमें भी एक्सचेंज एनर्जी देखिए, अब इसमें एक्सचेंज एनर्जी, इसके एक्सचेंज एनर्जी, नंबर ऑफ एक्सचेंज से इसका नंबर ऑफ एक्सचेंज मोर ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ एक्सचेंज अगर ज़्यादा हो जाए तो एक्सचेंज एनर्जी भी हमारे पास ज़्यादा होगा। और जिस भी कॉन्फ़िगरेशन का एक्सचेंज एनर्जी हमारे पास ज़्यादा है, एक्सचेंज एनर्जी हमारे पास ज़्यादा है, उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, ठीक है। ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझ में आया तो अच्छा है, तो अगर समझ में नहीं आया तो भी अच्छा ही है, कारण मैं सामने के वीडियो में इनके ऊपर एक डिटेल वीडियो लाऊंगा एक्सचेंज एनर्जी के ऊपर। प्रॉब्लम इतना ज़्यादा नहीं है। अच्छा ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसे करके आप कर लीजिएगा सभी को। तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आएगा, सभी मतलब आप सभी कर सकते हैं ऐसे करके। नेक्स्ट जो है वो हम एफ ब्लॉक के जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसको हम डिस्कस करते हैं। एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक में हमारे पास कौन आएगा, एफ ब्लॉक में असल में, हाँ मैं लिख लेता हूँ मैं पहले आपको, LACE PR ND PM SN SM EU GD TB DY HO ER TM YB और लास्ट में आएगा LU, ठीक है। तो देखिए लैंथेनम असल में है ना, लैंथेनम असल में हमारे पास एफ ब्लॉक का है ही नहीं। लैंथेनम असल में हमारे पास डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, लैंथेनम हमारे पास डी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो लैंथेनम का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो असल में कुछ ऐसा होगा। देखिए लैंथेनम का कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास, मतलब इसमें डी ब्लॉक आएगा कुछ ऐसा, मतलब एक मिनट रुकिए, लैंथेनम का कॉन्फ़िगरेशन क्या था। अच्छा लैंथेनम को छोड़ दीजिए, लैंथेनम कुछ होगा, कुछ होगा, मतलब क्या कुछ तो होगा ना, एक मिनट। लैंथेनम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है,
हाँ छोड़ दीजिए, लैंथेनम जो कॉन्फ़िगरेशन लैंथेनम डी में होगा। तो अभी क्या करेगा, जो डी वाला है ना, तो डी वाला अभी सी क्या बोलेगा, सी लैंथेनम को बोलेगा भाई काम करिए, हम एक नया ग्रुप बना लेते हैं, नया ब्लॉक बनाएंगे। वो ब्लॉक का नाम दिया उसने एफ। तो उसने क्या किया, 6s2 4f में 3 दे दिया एक्सी में। ठीक है, एक्सी क्यों दे रहा हूँ, कारण ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ना वो सारे ही पीरियोडिक मतलब पीरियड 6 के हैं, ठीक है। तो एक्सी है, उसके बाद अच्छा ठीक है, तो एफ ब्लॉक बना लिया। उसके बाद प्रोमेथियम भी हमारे पास 6s2 सी का होगा 6s2 5d1 4f2। क्या बना लिया उसने, एक नया ब्लॉक बनाया एफ के एस्पेक्ट में। तो अभी प्रोमेथियम बोलेगा भाई तो हम एफ ब्लॉक के हैं, तो हम डी ब्लॉक को क्यों दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो हम नहीं देंगे ना। तो वो क्या कर लेगा, डी ब्लॉक को एलिमेंट ही नहीं देगा, 4f3 कर देगा। ठीक है ना। उसके बाद एन डी आ गया, ऐसे ही चलता जाएगा पर लास्ट में आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास जी डी क्या करेगा, जी डी हमारे पास 6s2 4f7 और 5d1 कर देगा। कारण क्यों, वो बोलेगा भाई देखो हमारे पास तो 4f7 है जो कि हाफ फिल्ड ऑलरेडी है, कारण 4f हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन ले सकता है एफ सब और वाई सबशेल में, तो हम 7 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास, तो भाई हाफ फील्ड है, तो हम और एक को देकर हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी क्यों तोड़े। तो हम इसने क्या किया, उसने 5d को दे दिया है। तो अभी टीबी में जब आएगा, टीबी बोलेगा भाई छोड़ दो, स्टेबिलिटी बाहर में जाने दो, हमको भी घुसाने दो इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेगा, फिर से एफ ब्लॉक में ही ला देगा इलेक्ट्रॉन। उसके बाद डी वाई ऐसे ही फिर से चलेगा। लास्ट में जाकर एल यू जो है वो क्या करेगा, 6s2 4f14 दोनों ही सबशेल हमारे पास कंप्लीट हो गए हैं। तो क्या करेगा, लास्ट में वो 5d को एक इलेक्ट्रॉन देकर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तो ऐसे कर हमारे पास एफ ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वो चल जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास जो एक्टेनॉइड ग्रुप का जो है कन्फिगरेशन। एक्टेनॉइड ग्रुप में कौन आता है हमारे पास, TH PA U NP PU अमेरिशियम कैलिफोर्नियम बर्कनियम उसके बाद आइंस्टेनियम ये हमारे पास क्यूरियम है। ठीक है, तो आइंस्टेनियम, फर्मियम, मेडेलोनियम, एनो और लॉरेंशियम। ठीक है, यहाँ पर CF होगा कैलिफोर्निया। तो अभी क्या हो जाएगा, TH क्या करेगा, TH कर देगा बहुत बड़ा पाप। वो क्या करेगा, F ब्लॉक होकर भी वो डी सबशेल को वो इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो वो डी सबशेल को इलेक्ट्रॉन दे दिया। अभी क्या हो गया, मतलब एक बात है ना, मतलब एक जन्म ने पाप किया तो 3 जन्म पाप का भुक्तभोगी होंगे। तो वो डी ब्लॉक ने क्या, मतलब थैलियम ने पाप कर दिया। तो अभी ये तीनों जन्म मतलब तीनों नेक्स्ट एलिमेंट पाप का मतलब भोग लेंगे। तो इसमें भी उनको भी डी ब्लॉक में एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। ठीक है, डी ब्लॉक में एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। PA हो गया, NP हो गया, ये हमारे पास NP का था, ये हो गया NP का, और यूरेनियम का है हमारे पास S और यहाँ पर 3 और यहाँ पर हमारे पास 2। तो ये हमारे पास हो गया। पर अभी
यहाँ से क्या है, यहाँ से नॉर्मल चलेगा जो कि है फिर से नॉर्मल हो जाएगा 7s2 5f6, ये भी नॉर्मल चलेगा। बट क्यूरियम जो है, क्यूरियम में हमारे पास और एक एक्सेप्शन हो जाएगा जो कि है हाफ फिल्ड का एक्सेप्शन, जो कि है 7s2 6d1 और 5f7 का एक्सेप्शन। ठीक है, कारण 7f कंप्लीट था, मतलब हाफ फिल था, तो ये 6 को दे दिया, जैसे हमारे पास एक्टेनोइड सीरीज में हुआ था। तो ये भी लास्ट में ये क्या बोलेगा, भाई छोड़ दो, बाहर में जाओ, फिर से घुसा दियो। तो ये भी चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। और लास्ट के जो एलिमेंट है LR, उसमें हमारे पास 7s2 6d1 और 5f14 आ जाएगा, कारण ये भी कंप्लीट हो गया था, ये भी कंप्लीट हो गया। तो लास्ट में क्या क्या, उसके बाद 6d में हमारे पास इलेक्ट्रॉन दे देना पड़ा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया, इनका कॉन्फ़िगरेशन भी हो गया। ठीक है, उसके बाद लास्ट में जाकर जो एक लास्ट टॉपिक है हमारे पास पार्ट ए का, वो है नेमिंग ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। हमारे पास लास्ट पार्ट हो गया। ठीक है, तो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स को हम नेम करेंगे। जैसे कि हम नॉर्मली अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें तो नॉर्मली हम नाम जो है ना, उनको 1 0 0 100 तक ही, 100 मतलब 99 तक ही हम इनका कोई अलग अलग नाम से हम याद रखते हैं। पर उसके बाद जो एलिमेंट आता है ना, उनको हम नाम से याद नहीं रखते, कारण ये जो एलिमेंट्स है वो सिंथेटिक एलिमेंट्स है, मतलब वो लोग लैब में बनाया था। और एक बहुत ही भयंकर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है जब दो साइंटिस्ट ने मिलकर एक एलिमेंट बनाए, कारण अगर दो साइंटिस्ट ने मिलकर एक एलिमेंट बनाए तो वो उसमें अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि वो एलिमेंट बनाया किसने और उसका जो नाम है वो कौन से साइंटिस्ट के नाम के ऊपर लगेगा। मतलब बहुत ही भयंकर युद्ध लग जाता है उसके अंदर। इसलिए वो लोग क्या किया ना, वो साइंटिस्ट सब मिलकर गया था IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के पास। उन लोगों को बोला, भाई ऐसा था हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट है, तो क्या करेंगे। वो लोग क्या क्या IUPAC का नोमेनक्लेचर बना दिया जिससे हम इसको नेमिंग कर सकते हैं। तो देखिए, पहले आपको ये सब याद रखना पड़ेगा, जो कि है अगर 0 है नील, 1 है अन, 2 है बाई, 3 है ट्राई, 4 है क्वाड, 5 है पेंट, 6 है हेक्स, 7 है हेप्ट, 8 है ऑक्ट, 9 है हमारे पास 9 है हमारे पास इन, 9 है हमारे पास इन। ठीक है, तो याद रखेंगे हम इसको। गलती से भी 4 को टेट्रा मत कहिएगा और 9 को नॉन मत कहिएगा। ये भाई ऑर्गेनिक का नोमेनक्लेचर नहीं है, इनको थोड़ा सा अच्छे से याद रखेंगे। तो अब देखिए, एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 102। इसको कैसे करेंगे हम देखिए। 1 को हम लिखेंगे अन, 0 को हम लिखेंगे नील, 2 को हम लिखेंगे पाई। तो किसको नाम कैसे देंगे, अन नील बिट्रियम, अनिल बिट्रियम। इसको सिंबल कैसे होगा, इसका सिंबल कुछ ऐसे होगा UNB। ठीक है, ऐसे करके हम इसको कहेंगे। अगर हम और एक का एग्जांपल ले, जैसे कि 109, वो हो जाएगा अनिल एन, अनिल एनियम, अनिल एनियम UNE। ठीक है, ऐसे ही तो ये लेकर हमारे पास पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो जाता है। फिर से मिल देंगे आपके साथ पार्ट 2 में, जिसमें हम सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ट्रेंड्स और इनको अच्छे से समझेंगे, और लास्ट में बॉन्ड हैवर साइकिल को देकर हम पीरियोडिक टेबल को निपटा देंगे।
तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। तो और कोई क्वेश्चन रहे तो आप मुझे जो ऊपर वाला इंस्टाग्राम है उसमें आप इसको DM कर सकते हैं, मैं आपको मैसेज देखूंगा और रिप्लाई भी करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।